हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का चैप्टर नंबर 4, भारत में राष्ट्रवाद। अब देखिए, आप पिछले कक्षा में भी राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था। यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब होता क्या है? राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में, यूरोप में राष्ट्रवाद, फ्रांस की क्रांति, ये सब। अब देखिए, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय चेतना का उदय, यह राष्ट्रवाद। तो देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राष्ट्रवाद एक ऐसी चेतना का उदय है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास होता है। ठीक है। देखिए, कोई भी देश का निर्माण तभी ना होगा जब एक ही तरह के लोग होंगे, एक ही तरह के वहाँ पर संस्कृति होगी, एक ही तरह के लोग मानने वाले होंगे। अगर मान के चले कि दो अलग अलग संस्कृति मानने वाले लोग होंगे, तो क्या करेंगे ना, वो लोग क्या करेंगे कि देश को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 1947 में भारत में हुआ कि एक था कि जो हिंदू संस्कृति को मानता था, जो भारत की सबसे पुराने पारंपरिक तरह का था। एक है कि अरब संस्कृति को जो मानता था, वो क्या हो गया, पाकिस्तान बन गया, जो कि मुस्लिम लोग पाकिस्तान बनाए, मुस्लिम लीग। तो अब देखिए, जो हिंदू संस्कृति को मानता था वो क्या बना, भारत में बन गया हिंदुस्तान। अब देखिए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कि अलग अलग संस्कृति वाले भी लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं। तो ऐसा बहुत ही कम देखा गया है। देखिए, भारत में आज भी देखेंगे आप कि बहुत सारे लोग आज भी पाकिस्तान के समर्थित नारे लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उनको लगता है ना कि इस भारतीय संस्कृति में हम सुरक्षित नहीं हैं, और वैसे ही लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। और थोड़े बहुत लोगों के चलते पूरा का पूरा वो समाज बदनाम हो जाता है। अब देखिए, राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या क्या है? तो राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण भी होता है। देखिए, राष्ट्रवाद के उदय का राजनीतिक कारण पहले हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 में, महारानी विक्टोरिया को घोषणा से सभी देशी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया था। जो भारत था, भारत में 1857 के क्रांति के बाद 1858 में जितने भी छोटे छोटे राज्य थे या जितने भी प्रांत थे, उनको क्या कर लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया। अब इस घटना से भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया गया। अब देखिए, लॉर्ड लिल्टन की नीति। तो 1878 में लॉर्ड लिल्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर एक कठोर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण क्या हुआ कि कोई भी देसी प्रिंटिंग प्रेस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छापेगा। अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई छापता था तो उसे कठोर कार्रवाई की जाती थी। फिर 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, कि भारतीय कोई भी हथियार नहीं रख सकते हैं। फिर आया लॉर्ड लिपन की नीति। ये 1883 में इल्वर्ट बिल पारित कर भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमे की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करने की घोषणा की। अब देखिए, इसमें एक चीज आप देखिएगा कि जितना भी आया विदेशी अफसर, सब के आगे लॉर्ड लगा हुआ है। लॉर्ड माने होता है भगवान। तो ये लोग अपने आप को ना भगवान बता करके जो भारतीय लोग थे उनको चिढ़ाने का कोशिश किया करता था, और ये सबके सामने बताता था कि हम तुम्हारे भगवान हैं। लॉर्ड का मतलब यही होता है। अब देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि जब कोई अंग्रेजी अफसर इंग्लैंड में कोई लॉर्ड नहीं लगा रहा, लेकिन भारत में आने के बाद लॉर्ड लगा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो भारतीयों को चिढ़ा रहा है एक तरीका से। अब देखिए, लॉर्ड कार्जन की नीति। 1899 में कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित कर नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित संख्या सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना, ये सब उनका काम था। 1905 में बंगाल का विभाजन कर सांप्रदायिकता का आधार पर करना।
1907 में विद्रोही सभा अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए लागू करना। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करना का अधिनियम पारित किया, यानी कि जो भी सरकार के खिलाफ लेख छापेगा उसको क्या किया जाएगा, सजा मिलेगा। लॉर्ड डलहौजी की नीति क्या थी, देखिए अब आप लोग। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया गया कि टेलीग्राफ, रेलवे एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत भारत में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बना। अब आप कहिएगा कि रेलवे और टेलीग्राफ से क्या सहायता मिलेगा, तो देखिए इसके वजह से क्या हुआ ना कि अब मान के चलिए कि कोई बंगाल में है, कोई गुजरात में है, तो रेलवे की व्यवस्था होने के बाद कि बंगाल से गुजरात में जाकर मिल सकता है या गुजरात से बंगाल में जाकर मिल सकता है, जिसके कारण क्या हुआ कि पूरे देश के लोग ना एकजुट होना शुरू हुए और सब की जो नीतियाँ थी ना सो एक समक्ष बनाना शुरू हुआ, जिसके कारण क्रांतिकारी जो लोग थे वो आपस में मिल करके और अपना क्रांति का नीति अपनाना शुरू किए कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है अंग्रेजों के खिलाफ। अब देखिए अंग्रेजी शिक्षा नीति भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए अंग्रेजी शिक्षा नीति का कारण क्या था कि अब दक्षिण भारत में कोई हिंदी तो जानता नहीं था और उत्तर भारत में तो कोई तमिल तेलुगु जानता नहीं था, तो इसके वजह से क्या हुआ कि दक्षिण भारत वाले भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और उत्तर भारत वाले भी, तो क्या होता है कि अंग्रेजी के जरिए दोनों तरफ से संवाद होना आसान हो गया था। अब देखिए राष्ट्रवाद के उदय के आर्थिक कारण, देखो भारतीय किसानों को अस्थायी बंदोबस्ती द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था और भारत में बने कपड़े के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे और इंग्लैंड में मशीन के बने कपड़े भारत में बिक्री पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। तो क्या हुआ कि जो भारतीय कपड़े थे विदेश में नहीं जा रहे थे और भारतीय कपड़े क्या होते थे, महंगा होता था, तो जिसके वजह से क्या हो गया कि अब भारतीय द्वारा बनाया गया कपड़ा बिकेगा नहीं, तो भारतीय मजदूर तो बेरोजगार होते चले गए, जबकि इंग्लैंड के मशीन द्वारा बने गए कपड़े सस्ता होते थे और अच्छा होते थे और भारत में सस्ता कीमत में बिकता था तो ज़्यादा बिकता था, तो उसके वजह से भी भारतीय मजदूर बेरोजगार होते जा रहे थे। अब देखिए भारत में राष्ट्रवाद के उदय का सामाजिक कारण, तो देखिए अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे एवं भारतीयों को दृष्टि से नीच दृष्टि से देखते थे। विदेश में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और सरकारी सेवाओं में भारतीयों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इसका मतलब ये था कि उच्च पदों पर अंग्रेज लोग रहते थे और जो नीच पद होता था और निम्न पद उस पर सिर्फ भारतीयों को रखा जाता था और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। देखिए भारत में राष्ट्रवाद के उदय का धार्मिक कारण भी निम्न था। एक शताब्दी के अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। अब देखिए यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में चला। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था, देखिए प्रथम विश्व 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। प्रथम विश्व युद्ध दो गुट मित्र राष्ट्र और एक केंद्रीय शक्ति के बीच हुआ था। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन थे, तो फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, ये कौन आते थे तो मित्र राष्ट्रों में, और केंद्रीय शक्ति में कौन आता था तो जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब था। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार दे चुका है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण था, प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना और उसे सुरक्षित रखने का प्रयास के लिए हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारतीय घटनाक्रम, अब देखते हैं हम लोग इसको जरा ध्यान से, टॉपिक को देखिएगा। युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों द्वारा जिम्मेवार सरकार का आश्वासन दिया गया कि हम आपके लिए एक अच्छी सरकार देंगे। गांधी और तिलक, महात्मा गांधी और तिलक का मतलब क्या हो गया, तिलक का मतलब आपको हो गए बाल गंगाधर तिलक, जिन राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से युद्ध में सहयोग किया। देखिए रक्षा व्यय एवं महंगाई में वृद्धि हुई क्योंकि युद्ध में तो खर्च ज़्यादा होगा। 1915 से 1917 के बीच एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया। 1913 में लाला हरदयाल पाल द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी। गद्दर पार्टी का स्थापना किसने किया तो लाला हरदयाल पाल ने। 1916 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का
गर्म एवं नरम जल का एकीकरण हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हुआ था। अब देखिए भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का उत्कर्ष तो देखिए हुआ। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा उसको हम देखते हैं। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने मजदूर और दस्तकार, दस्तकार का मतलब जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग वाले थे ना से, और किसान प्रभावित किया था। अब देखिए क्या हुआ, इंग्लैंड से आयात रुक गया, फलता भारतीय उद्योग फले फूले एवं उद्योगपति वर्ग का जन्म हुआ। अब मान के चलिए कभी इंग्लैंड से कोई सामान भारत आ रहा है बिकने के लिए, अब दुश्मन देश की सेना उसके जहाज को डुबा देगा, तो फिर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और दूसरी बात ये हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड उसमें फंस गया, तो इंग्लैंड अपने यहाँ ना जो औद्योगिक जो उपयोग की वस्तुओं को छोड़ करके हथियार का निर्माण पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया था। दूसरा, राष्ट्रवादी भावना के प्रवाह के बावजूद उपनिवेशों पर कठोर नियंत्रण का प्रयास किया गया। 1919 में मटैग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों ने भारत में गांधीवादी आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया। अब देखिए असहयोग आंदोलन कब चला हुआ, तो 1920 से 1922 के बीच में रहा। अब देखिए असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, यानी कि लोगों का आंदोलन। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया। गांधी के असहयोग आंदोलन के कारण तो देखिए पहला रॉलेट एक्ट था जिसके कारण हुआ असहयोग आंदोलन। दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसके कारण भी असहयोग आंदोलन हुआ था। और तीसरा खिलाफत आंदोलन। तो इसमें आप पहले देखते हैं रॉलेट एक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, कई बार ये दे चुका है और ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, इसको जरूर आप परीक्षा में पढ़ के जाइएगा, एक न एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ ही जाएगा। देखिए बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के सुझाव पर रॉलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य यानी कि सबूत के वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना सबूत और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है और इसे ही रॉलेट एक्ट कहते हैं। अब देखिए रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। क्वेश्चन दे सकता है कई बार ऑब्जेक्टिव में कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को। अब आगे हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में जो कानून बना था उसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में कांग्रेस के 2 नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरुद्ध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा बुलाया गया। अब इस सभा पर जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी और जिसमें 1000 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को लौटा दिया था। जो उन्हें अंग्रेजों ने पुरस्कार दिया था ना, नाइट की उपाधि, वो लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। देखिए खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया और तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था और खलीफा के पद को पुनर्स्थापित करने के लिए 1920 में मुसलमान ने खिलाफत आंदोलन किया। अब देखिए तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य था ना, सो बहुत विशाल था। वो अरब के कई देशों तक उसकी सीमाएं लगती थी जब ऑटोमन साम्राज्य था। तो उसको आपको कभी हम पढ़ाएंगे, जब डिटेल में पढ़ाएंगे ना तो पढ़ाएंगे। वो तो अभी आपके इंटर वगैरह में पढ़िएगा ना तो उसको पढ़िएगा आप लोग। यहीं तक पढ़ना है आपको कि खिलाफत आंदोलन तक बस। अब देखिए खिलाफत आंदोलन का मांग क्या था। से देखिए तुर्की के सुल्तान को पर्याप्त लौकिक अधिकार दिया जाए
अरब प्रदेश को खिलाफा का अधीन किया जाए। खलीफा का अधीन यानी कि जो तुर्की के जो सम्राट थे या वहाँ के जो सुल्तान थे उनको क्या कहा जाता था? खलीफा। तो अरब प्रदेश जो था, जो कि खलीफा का अधीन या पहले ऑटोमन साम्राज्य का अधीन था, उसको क्या कहता ना कि अंग्रेज अलग कर दिया था। तो ये लोग चाहते थे कि फिर से वो खलीफा का अधीन हो जाए। खलीफा को मुसलमान के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। और देखिए, महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष थे। देखिए, अब देखिए असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। तो देखिए, उपाधियां एवं वैधानिक पदों का त्याग करना था कि जो भी भारतीय सरकारी पद पर बैठे हुए नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या किए थे ना कि सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिए थे। सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। न्यायालय के स्थान पर पंच का फैसला मानना, यानी कोई भी न्यायालय में नहीं जाएगा, गांव में बैठ करके जो पंच होगा, सरपंच पंच बन के, और उसी फैसलों को माना जाएगा। राष्ट्रीय विद्यालय तथा कॉलेजों की स्थापना करना, स्वदेशी को अपनाना तथा चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना। अब देखिए, असहयोग आंदोलन स्थगित होने का कारण क्या था, यानी कि असहयोग आंदोलन को रोकने का क्या कारण था? तो देखिए, पहला कारण चोरा चोरी कांड। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चोरा चोरी में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में आंदोलनकारियों ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को की जान ले ली थी। आग लगा दिया पूरा थाना में ही, थाना जल गया, उसमें पुलिस था सब मर गया पुलिस वाला। और देखिए, इस घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी कि रोक दिया। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या हुए उसको देखते हैं अब हम लोग। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी जो थे को 6 वर्षों का कारावास की सजा दी गई और खिलाफत के मुद्दे का अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता प्रभावित हुआ, स्वराज का लक्ष्य अधूरा रह गया। कांग्रेस का मजबूत संगठनात्मक ढांचा का निर्माण, चरखा एवं करघा को बढ़ावा मिला और अंग्रेजी सत्ता का नींव हिल गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण। तो इसका कारण क्या था, इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। पहला था साइमन कमीशन। दूसरे में भी नारा लगा था साइमन कमीशन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। दूसरा नेहरू रिपोर्ट। तीसरा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1929 में ना और 30 में बहुत ज़्यादा मंदी आया था पूरी दुनिया में। समाजवाद का प्रभाव, जैसे कि यूरोप और रूस में हुआ आंदोलन, जो समाजवाद आंदोलन और साम्यवाद आंदोलन था, उसका भी प्रभाव रहा। क्रांतिकारी आंदोलन, अब पूर्ण स्वराज की मांग, यानी कि पूर्ण स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, ये नारा आया था। और गांधी जी का समझौतावादी रूप। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में। 1919 के अधिनियम के समीक्षा के लिए 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया और साइमन कमीशन की अध्यक्षता सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसीलिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को मुंबई पहुंचने पर काला झंडा और हड़ताल और प्रदर्शन कर विरोध किया गया था और एक नारा लगा था साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। देखिए, दूसरा नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय लॉर्ड बिस्कनहेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान का निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों और गुटों को मान्य हो। इस चुनौती के जवाब में 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान बनाया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट का नाम से भी जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट कब? तो 1928 में। अब देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग। तो 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा।
26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया। अब देखिए गांधी जी का समझौतावादी रूप। आंदोलन की शुरुआत करने से पहले गांधी जी ने वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांग रखा, लेकिन इरविन ने उसे इनकार कर दिया था। इसलिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निश्चय किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए डांडी मार्च, इसको कभी कभी ना नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कि आपसे पूछ देगा नमक आंदोलन किसे कहते हैं, तो डांडी मार्च को ही कहना पड़ेगा आपको। तो देखिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायी यानी 78 को मानने वाले को साथ में क्या हुए डांडी समुद्र तक यात्रा शुरू की। और यह यात्रा चौक गांधी जी 24 दिन में 250 किलोमीटर की यात्रा में 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से क्या किया, नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया। क्या किया ना कि समुद्र के पानी को गर्म करके उससे नमक बनाया। और क्या किया था ना, इसलिए बनाया था ना कि देखिए इंसान के लिए नमक सबसे उपयोगी चीज है। और क्या किया था ना अंग्रेज लोगों ने ना कि नमक पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था। हर चीज पर टैक्स लगा दीजिएगा चलेगा, लेकिन नमक पे ज्यादा टैक्स लगा दीजिएगा तो फिर नहीं ना चलेगा। तो इसीलिए इसको नमक आंदोलन या नमक विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। अब अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम। तो नमक कानून को उल्लंघन किया जाना, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना, सरकार को कोई कर नहीं अदा करना, औरत को शराब की दुकान के आगे धरना देना, और सरकारी नौकरी का त्याग करना, और घरों में चरखा और सूत बनाना। अब देखिए क्या है गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। अब इसे क्या कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता में गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से ने राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक आधार पर विस्तार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था। अब देखिए चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार के में 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। अब इस व्यवस्था में किसानों को अपने 3/20 भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। इसका मतलब यह समझिए कि अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो उसमें से आपको 3 कट्ठा खेत पर नील का खेती करना ही पड़ेगा। और वो नील की खेती सबसे उपजाऊ जमीन पर होती थी। और जिसके कारण क्या होता था ना कि जो उपजाऊ जमीन है ना सो नील की खेती करने के कारण बंजर हो जाता था। उसका लागत भी बहुत कम किसानों को मिलता था। और जिसके कारण क्या होता था ना कि किसान इसका नील की खेती करना नहीं चाहते थे, और नील की कीमत बहुत कम मिलता था। तो देखिए नील की खेती करने से भूमि का क्या होता, उर्वरता कम हो जाती थी, और बागान के मालिक मनमानी कीमत पर खरीदारी करते थे। और कृत्रिम नील के उत्पादन के कारण विश्व बाजार में नील की मांग घट गई, तो बागान मालिक ने किसानों से अधिक लगान का मांग करने लगे। और चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने के आग्रह पर गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे और किसानों को 3 कठिया प्रणाली से मुक्ति दिलाई। अब इसे ही चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। अब देखिए खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये गुजरात के खेड़ा में बारिश के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो गई। अब इसीलिए वहाँ किसानों की लगान माफी का आंदोलन कर रहे थे। खरीफ का मतलब क्या, धान का फसल। खरीफ में तो धान ही ना आता, धान आ गया, मक्का आ गया। अब देखिए गांधी जी ने खेड़ा के किसानों के लिए 22 जून 1918 को सत्याग्रह का आह्वान के लिए आंदोलन में किसानों को समर्थन किए। और बाद में रबी की अच्छी फसल होने पर गांधी जी आंदोलन को समाप्त कर दिए थे। अब आपके देखेंगे मोपला विद्रोह 1917 में हुआ था। केरल के किसानों ने लगान के बोझ बढ़ने और भूमि संबंधी अनेक उनके अधिकारों को नियंत्रित करने जाने के लिए मलाबार तट पर आंदोलन किए, जिसमें मोपला विद्रोह
कहा जाता है। मोपला विद्रोह के नेता अली मुसलियार थे और 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई हुई और विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया था। अब आगे देखेंगे बारडोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के सूरत जिला के बारडोली तालुक में लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जगी और किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया। और किसानों के आंदोलन के बाद सरकार ने ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें कर वृद्धि को अनुचित माना गया और लगान के दर में सरकार ने कमी की। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह के दौरान ही महिलाओं के द्वारा दिया गया। देखिए, जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि कब मिला? तो बारडोली सत्याग्रह आंदोलन में। किसके द्वारा दिया गया? तो महिलाओं के द्वारा। अब देखो, किसान सभा का गठन तो 1920 में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसान सभा का गठन हुआ। 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। 1929 में सोनपुर में किसान सभा का स्थापना हुआ। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अब हम लोग देखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो देखिए, 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की थी और जो महामारी को खत्म होने पर समाप्त कर दी गई। इससे मजदूर असंतुष्ट थे और उन्होंने मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन कर दिया और महात्मा गांधी ने मजदूरों को समर्थन और उनके सुझाव पर मजदूरों को पुनः 35% बोनस पर बहाल किया गया था। अब देखिए, इसको मतलब समझिए, जब प्लेग फैला तो जब सब कोई शहर छोड़कर भाग रहे थे ना, तो क्या किया कि मजदूरों को ना ज़्यादा वेतन पर उनको से काम करवाया गया। लेकिन जैसे ही मजदूर लोग क्या किया कि पैसे के लालच में काम किए और जैसे ही प्लेग खत्म हुआ ना, तो उनके साथ क्या किया कि जो वेतन बढ़ा हुआ था उस वेतन को वापस ले लिया, फिर पुराना वेतन देना शुरू कर दिया। अब देखिए आगे, 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की और 1931 में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस को हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजित हो गया, यानी कि 2 भागों में बट गया था ये। अब हम लोग देखेंगे जनजातीय आंदोलन। तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी पहाड़ी में 1916 में रंपा विद्रोह हुआ, जिसके नेता अलमूरी सीताराम राजू थे और साहूकारों द्वारा यानी कि जो व्यापारी थे उनके द्वारा शोषण, झूम खेती और जमाने से चले आ रहे चराई संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने वाले वन विभाग के खिलाफ आदिवासियों ने छापामार युद्ध छिड़ रखा था। छापामार युद्ध का मतलब ये होता ना कि जब भी अंग्रेजों की सेना जाते थे तो आदिवासी लोग छिप करके उन पर हमला कर देते थे, उनका नुकसान करके और भाग जाते थे। अब देखिए खोड़ा विद्रोह उड़ीसा में 1914 में खोड़ा विद्रोह हुआ। ताना भगत आंदोलन, देखो जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 से 1920 तक छोटा नागपुर के उरांव जनजातियों का अहिंसक आंदोलन हुआ था। अब इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर बल दिया गया और एक ईश्वरवाद पर बल तथा मांस मदिरा और आदिवासियों को नृत्य से दूर रखने की बात कही गई। लेकिन 1917 में मयूरभंज में संभालों ने एक मणिपुर में थोडोई और कुकियों ने विद्रोह कर दिया था। अब हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के अब तक क्या हुआ उसके बारे में। देखिए 1884 में ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की और 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में अखिल भारतीय संघ का नाम बदल करके अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया, जिसका अर्थ होता है समूह। और कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? तो समूह। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी थे।
अब देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी, तो वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था और 1920 में एम.एन. राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 1950 में सत्य भगत ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1929 में एन.एम. जोशी ने एआईटीयूएफ का गठन किया था। 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी और 1934 में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब देखिए मुस्लिम लीग, तो 1877 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापना किया था। 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। अब हम लोग आगे देखेंगे स्वराज पार्टी के बारे में। देखिए 1922 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। अब देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस, तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किया गया। आरएसएस की स्थापना 1925 ईस्वी में के.वी. हेडगेवार ने किया था। आरएसएस का मुख्य अवधारणा हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की थी। अब हम लोग आगे देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हृदय पाल ने 1913 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? तो आंदोलन कब हुआ था? तो देखिए ये आंदोलन 1920 में हुआ और तुर्की के सुल्तान के समर्थन में हुआ था, क्योंकि वही खलीफा कहे जाते थे अरब साम्राज्य के, ऑटोमन साम्राज्य के। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 में डांडी यात्रा से। अब सवाल है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 में लाहौर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में के.वी. हेडगेवार ने नागपुर में किया था इन्होंने। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बारडोली। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 में। तो कलकत्ता के। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 1928 में आया था। अब देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1936 में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 में। तो लाहौर में। अब देखिए वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1915 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र चटर्जी। सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो 1857 में। उसी समय कहानी कविता था चमक कुटी 57 में। यह तलवार पुरानी थी बुंदोल हरमोले के मुंह। हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए
फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो अंग्रेजों ने अपनाया। अब देखिए, नमक तो कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो दांडी। वहीं ना आप दांडी यात्रा किए थे, नमक को क्या किया था कि समुद्र पानी को गर्म करके नमक निकाला था वहां से उन्होंने। हम लोग किस घटना के विरोध में गांधी जी ने, रुकिए थोड़ा सा, देखिए किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना केसर ए हिंद उपाधि त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में, जो कि बिहार में है। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो किसानों पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो दांडी यात्रा से। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो रावी नदी के तट पर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टर दा। अब देखिए, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? तो रॉलेट एक्ट। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए? तो राजकुमार शुक्ल के। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1925 ईस्वी में। अब आगे हम लोग देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। चोरा चोरी कांड कब हुआ? तो 1922 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो केरल में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में हुआ था? बारदोली आंदोलन में। ये कहाँ था? तो जो गुजरात का एक सूरत है जिला, वहाँ का एक तहसील था, या कि इसको समझ लीजिए कि बिहार के लैंग्वेज का प्रखंड था। चोरा चोरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? किन्हें सीमांत गांधी के जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जानते हैं तो किस नाम से? मैटियो चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब देखिए, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफार खान। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो नागपुर। अब देखिए, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो केसर ए हिंद। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। अब देखिए, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो बिपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से किसने कहा कि पहली बार मुसलमानों के लिए अगला निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष था। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? लिटन ने। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप शुरुआत हुई तो स्वदेशी आंदोलन का। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सैयद अहमद खान ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे? तो 1915 में। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? तो एनी बेसेंट ने। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1924 में। अब देखिए, भारत में खिलाफत देश के शासक
कि आंदोलन कब और किस समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 में तुर्की के समर्थन में हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खां। चोरी चोरा वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, जहाँ चोरा चोरी आंदोलन हुआ था और पुलिस स्टेशन में आग लगा करके 22 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अपने पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया? तो असहयोग आंदोलन का। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस बनाया? तो 26 जनवरी 1930 को। अब देखिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1928 को। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 को। इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नमक कानून कब भंग हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को, दांडी यात्रा में। अब देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? तो 12 मार्च 1930 को। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो चित्तरंजन दास। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 1932 में। अब देखिए, 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ? तो गांधी और अंबेडकर के बीच। किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? तो लखनऊ में 1936 में। अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन 1936 में हुआ। तो कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में। हिंदू महासभा का स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने। अब देखिए, खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ? तो उड़ीसा में 1914 में। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अली मुसलियार के विरुद्ध में। उल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे। अब देखिए, अली मुसलियार किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो 1934 में। अब देखिए, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो A.N. राय ने। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। अब देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की? तो 1929 में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा। अब देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड कार्जन के द्वारा समय में। अब कब हुआ था बंगाल का विभाजन? तो 1905 में। अब देखते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के फलस्वरूप तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया और सुल्तान को सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। तुर्की में खलीफा की शक्ति को पुनः स्थापना के लिए 1920 में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया। दूसरा क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य यानी बिना किसी सबूत और वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। अब इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। अब इसे ही रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अब देखिए, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? ये 2020 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी ने 12 मार्च 1923 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तक यात्रा शुरू की। अब इस यात्रा का उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक कानून को
तोड़ना। अब देखिए, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। अब इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। ये 2021 और 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिहार में 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। अब देखिए, इस व्यवस्था में किसानों को अपने 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। अब इसी प्रणाली का विरोध में गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। मेरठ संयंत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए, मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया। इसे ही मेरठ संयंत्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको संक्षेप में लिखें। देखिए, 1914 से 1920 तक खोंड विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र में उरांव के द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक आंदोलन का नेता जतरा भगत था, जिसने आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया था। ठीक है। अब देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस के द्वारा किसानों एवं श्रमिकों का राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और उनकी मांगों को समर्थन किया जाए। इसीलिए 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। अब देखिए, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? ये 2014, 2018 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। अब इस आंदोलन में छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, महिला सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़ करके भाग लिए थे। इसीलिए असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन भी कहा जाता है। यानी कि इसमें हर वर्ग के लोग भाग लिए थे, इसीलिए असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन कहा जाता है। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार को विस्तार दिया। दूसरा ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम को पारित किया गया। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इस समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया गया था जा रहा था और साथ ही लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का भारतीय द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था, जिसके कारण सरकार को प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा। अब इसके कारण लगने लगा कि संगठित होना आवश्यक है, इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब आपका अगला सवाल ये है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। ये 2013, 18 और 2021 में पूछा गया है। तो बिहार में 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। नील की खेती करने से भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी और वो बागान मालिक को मनमानी कीमत पर खरीदारी करते थे और विश्व के बाजार में नील की मांग घट गई तो बागान मालिक किसानों से अधिक लगान का मांग करने लगे और चंपारण के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी सन 1917 में चंपारण और किसान को 3 कठिया प्रणाली से मुक्ति दिलाई। इसे ही चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। अब देखिए, आपका अगला सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। तो देखिए, गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने विभिन्न निर्वाचन सभा में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज एवं अवरोध पैदा करने का प्रस्ताव लाया, परंतु यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इसीलिए चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की और स्वराज पार्टी का उद्देश्य था अंग्रेज द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत करना। अब आपका अगला सवाल है, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है।
देखिए 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया और साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और साइमन कमीशन के 7 सदस्य थे, लेकिन साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं। इसीलिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को मुंबई पहुंचने का विरोध किया गया और एक नारा लगाया गया था, साइमन कमीशन गो बैक। अब आपका अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ था? 2024 में क्वेश्चन आया था। पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में 1932 ईस्वी को हुआ था। यह दलितों के लिए विधायिकाओं के स्थान पर आरक्षित करने के लिए हुआ था। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डाले। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और एवं भारतीयों को हे यानी कि नीच की दृष्टि से देखते थे। अब विदेश में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और सरकारी सेवाओं में भारतीयों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था, यानी उच्च पदों पर अंग्रेज लोग खुद होते थे और जो सबसे नीच पद होता था इस पर भारतीयों को रखते थे। इस कारण भारतीयों ने में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ गया था। अब देखिए, आपका अगला सवाल है, राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका थी रही? ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुष ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ क्या किया? आंदोलन की शुरुआत की। अब इन महापुरुषों में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। और क्या हुआ? इन्हीं धर्म सुधार आंदोलन के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब देखिए, अगला सवाल यह है कि असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया? 2021 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में आंदोलनकारियों ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। अब इस घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी कि रोक दिया। अब आपका अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे? 2025 में पूछा गया है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और देशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया और इससे विदेशी कपड़ों का आयात घट गया और देसी कपड़ों की बिक्री बढ़ गया। स्वदेशी आंदोलन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इससे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और इससे विदेशी कपड़ों का आयात घट गया और देसी कपड़ों की बिक्री बढ़ गया। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारणों का वर्णन करें। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण निम्नलिखित हैं। प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के लिए हुआ था, यानी कि 2 गुट बटा हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। तो सब कोई चाहते थे ना कि मेरा उपनिवेश, यानी कि हम अपना उपनिवेश को बना कर रखें, ताकि ना कि उपनिवेश से क्या होता था कि उन लोग को कच्चा माल भी मिलता था। उपनिवेश किसको कहा जाता है पहले ये समझिए। उपनिवेश उसको कहा जाता है जो कि गुलाम देश थे। तो गुलाम देशों से इन्हें कच्चा माल भी मिलता था और जो बने हुए सामान होते थे उन्हें वे गुलाम देशों में बेच भी दिया करते थे। और दुनिया 2 गुट में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन और अमेरिका, और दूसरा केंद्रीय शक्तियां जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली था। अब हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंत संबंधों की विवेचना करें। तो देखिए, कारण क्या है, सब आगे देखते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी तक से हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति का परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के लिए हुआ था। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों द्वारा जिम्मेदार सरकार का आश्वासन दिया गया। अब इसीलिए गांधी और तिलक जी ने राष्ट्रवादी नेताओं ने
क्या किया कि ब्रिटिश सरकार के युद्ध में सहयोग किया, लेकिन युद्ध के बाद महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई, जिससे मजदूर, दस्तकार एवं किसान को प्रभावित किया। अब देखिए, इंग्लैंड से आयात तो रुक गया, फलता भारतीय उद्योग फले फूले और उद्योगपति वर्ग का जन्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूलिंग आंदोलन आरंभ किया गया। 1913 में लाला हरदर पार्टी का स्थापना की। उसके बाद भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का उदय हुआ। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों ने भारत में गांधीवादी आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया। अब अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। 2018, 20, 21 और 22 में सवाल पूछा जा चुका है। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था तथा उत्तर असहयोग आंदोलन का 1920 से 1922 तक महात्मा गांधी द्वारा यह किया गया। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। देखिए, पहला कारण रॉलेट एक्ट था, दूसरा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा खिलाफत आंदोलन। इसको हम पीछे को बताए भी हैं। देखिए, रॉलेट एक्ट क्या है, तो बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉलेट ने सुझाव पर रॉलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य और वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था और किसी अधिनियम के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी। इसे बिना कोर्ट बिना वकील का इसको कानून भी बोला जाता था। अब अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में कांग्रेस के 2 नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं किसान को गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया। अब इस सभा पर जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी की गोली चलवा दी, जिससे लगभग 1000 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। अब हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया और तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था और खलीफा के पद को पुनर्स्थापित करने के लिए 1920 में मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन का परिणाम, तो असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। खिलाफत के मुद्दे का अंत हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता प्रभावित हुआ, स्वराज का लक्ष्य अधूरा रह गया और कांग्रेस का मजबूत संगठनात्मक ढांचा का निर्माण हुआ। चरखा एवं करघा को बढ़ावा मिला। अब देखिए, अंग्रेजी सत्ता की नींव हिल गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के चरणों की विवेचना करें। 2022 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। देखिए, साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया और साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, लेकिन इस साइमन कमीशन में ना एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। इसीलिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को मुंबई पहुंचने पर काला झंडा और हड़ताल और प्रदर्शन का विरोध किया गया और कहा गया साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया था। अब देखिए, नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन को बहिष्कार के समय लॉर्ड बिरहाकहेड ने भारतीयों को एक ऐसा संविधान का निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों और गुटों को मान्य हो। इसी चुनौती के जवाब में 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान बनाया गया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं पूर्ण स्वराज की मांग। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा और तिरंगा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए दिवस का घोषणा किया। अब देखिए, गांधी का समझौतावादी रूप। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी ने वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांग रखा, लेकिन इरविन ने उसे इनकार कर दिया। इसीलिए गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निश्चय किया।
अब देखिए भारत में मजदूर आंदोलन का विकास का वर्णन करिए, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की, जो कि महामारी खत्म होने पर समाप्त कर दी गई। इससे मजदूर असंतुष्ट थे, उन्होंने मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। महात्मा गांधी ने मजदूरों को समर्थन और सुझाव पर मजदूरों को पुनः 35% बोनस पर बहाल किया गया। भारत में 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1931 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजित हो गया, यानी 2 भाग में बट गया। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में गांधी जी का योगदान का विवेचना करें। 2012, 2015, 2018 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1919 में से 1947 तक वे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी अग्रणी भूमिका में रहे। गांधी जी के द्वारा बिहार के चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया। चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन एवं अहमदाबाद में मजदूरों का आंदोलन के नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। और प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। 1920 में ही महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने। और इसे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत की, जिससे अंग्रेजी सत्ता का नींव हिल गई, लेकिन 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण इसे वापस लेना पड़ा। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत और 1942 में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरू कर और करो या मरो का नारा दिया और अंततः 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। देखिए रूस की क्रांति की सफलता के बाद साम्यवादी विचारों का तेजी से भारत में फैलाव हुआ। उसी समय 1920 में M.A. राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और असहयोग आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को फैलाने का मौका मिला। अब ये लोग आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलन से भी जुड़ने लगे थे, यानी कि ये लोग हथियार के दम पर आंदोलन करते थे। इसीलिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार इन लोगों का दमन शुरू किया और पेशावर षड्यंत्र केस यानी 1922 से 1923, कानपुर षड्यंत्र केस 1924 और मेरठ षड्यंत्र केस 1929 के तहत इन लोगों पर मुकदमा चलाए। साम्यवादियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रवादी साम्यवादी शहीद कहे जाने लगे। इसी समय इन्हें कांग्रेसियों का समर्थन मिला, क्योंकि ये सरकार द्वारा चलाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेस पारित होने नहीं दिए थे। यह कम्युनिस्टों का विरोध में था। और 1920 में AITUC की स्थापना हो गई तथा 1929 में NM जोशी ने AITUF का गठन कर लिया। इस तरह वामपंथ का प्रसार मजदूर संघों पर बढ़ा रहा और किसानों में को भी साम्यवाद से जोड़ने का प्रयास हुआ। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस साम्यवादी दल का स्थापना किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साम्यवादियों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि कांग्रेस उन उद्योगपतियों का समर्थन से चल रही थी जो मजदूरों का शोषण करते थे। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभाव का वर्णन करें। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव हुआ। देखिए महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया, जिससे मजदूर, दस्तकार एवं किसानों को प्रभावित किया। इंग्लैंड से आयात रुक गया, फलतः भारतीय उद्योग फले फूले एवं उद्योगपतियों का वर्ग का जन्म हुआ। राष्ट्रवादी भावना का प्रवाह के बावजूद उपनिवेशों पर कठोर नियंत्रण का प्रयास किया गया। 1919 में मटैग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा
प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों में भारत में गांधीवादी आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया। अब देखिए, अंग्रेजी शिक्षा किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति से राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे प्रजातंत्र और आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली। मानवतावाद, व्यक्तिवाद और यूरोपीय पुनर्जागरण, फ्रांस को राज्य क्रांति एवं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली। लॉर्ड मोंटेस्क्यू एवं रूसो के विचार से भारतीय प्रभावित हुए और वे अपने उत्तरदायित्व एवं नवीन कानूनों से अवगत होकर के अपने अधिकारों की बात करने लगे। अब देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान पर चर्चा कीजिए 2024 में। अब देखिए, 1884 में ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की और 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में अखिल भारतीय संघ का नाम बदल करके अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमोश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय का प्रारंभिक उद्देश्य देखते हैं अब हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों का काम से जुड़े लोगों के संगठनों के बीच में एकता की स्थापना का प्रयास, देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भाव का संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जातीय और प्रांतीय विद्वेष को समाप्त करना, तो राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना एवं उनके संबंध में प्रमाणों का लेखा तैयार करना, प्रार्थना पत्रों तथा स्मार पत्रों द्वारा वारसाई एवं उनकी काउंसलिंग में सुधार हेतु प्रयास। कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य शासन में सिर्फ सुधार लाना था। सन 1905 में कार्जन द्वारा बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में विरोध का स्वर उठने लगे। 1907 में इसमें फूट पैदा हो गई, जिसके कारण कांग्रेस कुछ हद तक कमजोर पड़ गई। गांधी जी के भारतीय राजनीति में पदार्पण ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूती प्रदान की और आगे चलकर इसी पार्टी ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करते हुए भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति दिलाने में सर्वप्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त होता है बच्चों। कल हम पढ़ाएंगे आपको इतिहास का चैप्टर नंबर 5।